आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों की समीक्षा। कहा, निवेश और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में तय होगी जिलाधिकारी की जवाबदेही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कल। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। और प्रदेश में अब खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस की भी हो सकेगी जांच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के योजना भवन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि उत्तर प्रदेश असीमित क्षमताओं का राज्य है। इसी का परिणाम है कि महज 4 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी होने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 16,45,000 करोड़ था। 2023-24 में ये 25,48,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 32 लाख करोड़ का है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए 40 लाख करोड़ के समझौते महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश में 2 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। श्री योगी ने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए हमारी नीति और नियोजन सही हैं। अब केवल गति तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये वही प्रदेश है जहां वर्ष 2016-17 में एक्साइज से मात्र 12,000 करोड़ का राजस्व मिलता था, जो अब बढ़कर 52,000 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कल प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्य सचिव ने पूरे कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन और मूवमेंट को लेकर समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध के साथ किसी भी स्तर पर कोई कोताही न बरतने का निर्देश दिया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पुलिस प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के दौरान प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी। व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही लोकल स्तर पर जो चैलेंजेस होते हैं या जो आ सकते हैं आने वाले 2 दिन में, उनकी गाइडेंस भी उनके द्वारा दी जाती है। साथ ही विभागीय तैयारियां, चाहे वो नगर निगम हो, फायर सर्विस हो, टेलीफोन हो, NIC आदि की भी जानकारियां ली जाती हैं। कुल मिला के सारे मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। अधिकतर पे पहले से ही काम चल रहा था, तो जो मूलभूत और जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं उस पर भी वर्क करवाया जा रहा है और आने वाले 1-2 दिन की जो तैयारी बची है उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करवाया जाएगा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव को लेकर संबंधित जिलों में कल से अधिसूचना लागू कर दी गई है। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि नाम वापसी 30 अक्टूबर तक की जा सकेगी। 13 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसमऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। इन 9 सीटों में से सीसमऊ को छोड़कर 8 सीटें यहां के विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थीं। सीसमऊ में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 30 आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। कल शाम लोक निर्माण विभाग ने सभी के घरों पर नोटिस चस्पा किया। विभाग का दावा है कि संबंधित घर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। विभाग का कहना है कि महराजगंज कस्बे से निकलने वाली सड़क को चौड़ा किया जाना है। ऐसे में 50 मीटर के दायरे में जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जाएगा। उधर एक दिन पहले गिरफ्तार 5 मुख्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं बहराइच हिंसा मामले में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार को डीएम कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की संस्तुति की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में अब खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस की भी जांच की जाएगी। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किन कारणों से फूड पॉइजनिंग होती है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं में होने वाली केमिकल जांच में सिर्फ मिलावट का पता चलता है, बैक्टीरिया और फंगस की मौजूदगी की जांच नहीं होती है। इसके लिए अब माइक्रोबायोलॉजी जांच शुरू की जाएगी। ये जांच नवंबर महीने से लखनऊ और मेरठ की प्रयोगशालाओं में शुरू हो जाएगी। शुरुआत में डिब्बाबंद शिशु आहार, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, जंक फूड और बोतलबंद पानी की जांच की जाएगी। आगे इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद हुए सिपाहियों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुलिसकर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी सहित उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी घोषणा कर सकते हैं। स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली शोक परेड की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक देश में 214 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनमें 2 सिपाही उत्तर प्रदेश के भी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, प्रशासनिक सुधार विभाग सहित 9 विभागों में 109 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेगी। आवेदन सुधार और संशोधन 25 नवंबर तक किया जा सकेगा। महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने सस्ते दरों पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए कांदा एक्सप्रेस के नाम से विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेनें प्याज लेकर दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जाएंगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने इस नई व्यवस्था की घोषणा की है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के मद्देनजर तैयारियां तेज हो गई हैं। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार की ओर से सिविल एयरपोर्ट के बाहर दीप्तिमान 84 स्तंभों की स्थापना की जा रही है। ये स्तंभ पौराणिक मान्यता के अनुसार जीवन के 84 लाख योनियों से होकर गुजरने के विकास का प्रतीक हैं। नवंबर तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने जाने वाली सड़क में 84 स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। हर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर होगी और यह खास स्टोन से बनाया जा रहा है। एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की दूरी 12 मीटर रखी गई है। हर स्तंभ में भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी लिखे जाएंगे। रात के समय इन स्तंभों में स्पेशल लाइटिंग का इंतजाम किया है ताकि अंधेरे में भी उतनी ही चमक के साथ अलोकित होते रहें। स्तंभ के पास फूलदार सजावटी पौधे भी रोपित किए जाएंगे। नजदीक बैठने के लिए विशिष्ट बेंच का भी निर्माण किया जाएगा। प्रवीण, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बलरामपुर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में कल शाम एक बस के गड्ढे में गिर जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 22 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों की समीक्षा। कहा, निवेश और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में तय होगी जिलाधिकारी की जवाबदेही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कल। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। और प्रदेश में अब खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस की भी हो सकेगी जांच।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।